नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं हम जर्मनी से। जर्मनी में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं और ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपने नागरिकों को आगाह किया है, उनसे कहा है कि अगर आप टीका नहीं लगवाएंगे या तो आप टीका लगवाने के बाद ठीक हो जाएंगे या फिर आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। और ये सारी चिंताएं इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि डेल्टा वेरिएंट वहां पर तबाही मचा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बिरेश बैनर्जी, डॉयचे वेले बर्लिन से। शुक्रिया बिरेश हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की दर वहां पर कैसी रही है और क्यों इस तरह से हम सर्ज देख रहे हैं मामलों में। नमस्कार अंजलि। जर्मनी में करीब 68% नागरिकों को डबल शॉट या फिर पूर्ण रूप से उनका वैक्सीनेशन हो रखा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दर ज्यादा अधिक नहीं है, इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। 68% का अर्थ ये है कि 30% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, और ये कहना जरूरी है कि उन्होंने खुद नहीं करवाया है। मौके भरपूर मौजूद हैं लेकिन इसका फायदा नहीं उठाया गया है, और इसी की वजह से विशेषज्ञ मानते हैं कि जर्मनी में और पश्चिमी यूरोप में एक चौथी लहर कोरोना वायरस की दिख रही है, क्योंकि अधिकतर लोग जो कोरोना इंटेंसिव स्टेशंस में, इंटेंसिव बेड्स में भर्ती हो रहे हैं, वो अधिकतर लोग वो हैं जिनका जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। तो इसके चलते लहर ज्यादा बढ़ रही है। साथ में ये भी कहना जरूरी है कि ये जाड़े का महीना है। जाड़े के महीने में वैसे भी डेल्टा वेरिएंट जैसा एक वेरिएंट और तेजी से फैलता है। साथ में ये भी देखना जरूरी है कि जर्मनी में जो वैक्सीनेशन करीब 6 महीने पहले या कुछ जिसकी शुरुआत हुई थी, करीब 1 साल पहले जो शुरुआत हुई थी, कई लोगों को जिनको फरवरी के महीने में जैसे जिनको वैक्सीन लगा था, जो इफेक्टिवनेस है जिसकी बात की जाती है वो करीब 6 महीने में कम हो जाती है, और बहुत ज्यादा लोगों ने अपना तीसरा बूस्टर शॉट अभी तक नहीं लगाया है। तो इस सब को मिलाकर ऐसा हो रहा है कि एक चौथी लहर जर्मनी में इस वक्त, और यूरोप के बाकी देशों में भी, पश्चिमी यूरोप में खासतौर से देखने को मिल रही है। विरेश, चिंता की एक बात यह भी है कि अगर वैक्सीनेशन दर देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप जिस तेजी से वहां डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैक्सीन का, जितना आपके पास अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि हमने जो एंगेला मर्केल के हस्बैंड को भी कमेंट करते हुए सुना, उनकी पति की तरफ से जो कमेंट आई, या ऐसी चर्चा खबर भी आ रही है कि चर्चा हो रही है कि कंपलसरी वैक्सीनेशन कर दिया जाए। तो जर्मनी जैसे देश में ये कितना वाजिब है या कितना मुमकिन है? देखिए अंजलि, चर्चा हो रही है लेकिन क्या ये वाकई होगा? जिस रूप में जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया ने इसका ऐलान किया है, ये देखना अभी बाकी है। मैं बता दूं कि ऑस्ट्रिया में फरवरी से, अगले साल फरवरी से ये वैक्सीन मैंडेट जिसे कहा जा रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा, ये फरवरी में लागू होगा। इस पर चर्चा जर्मनी में हो रही है, कई हलकों में चर्चा हो रही है, लेकिन एंगेला मर्केल की सरकार और जो नई सरकार आने वाली है, जिसका चुनाव हुआ है, जिसका शायद ऐलान औपचारिक रूप से आज होगा बर्लिन में, दोनों सरकारों ने कहा है कि हम इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि एक पूर्ण रूप से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन को मैंडेटरी, अनिवार्य कर देना, जनता इसके पक्ष में है लेकिन विशेषज्ञ और राजनीतिक इसके पक्ष में नहीं है। और इसकी वजह यह है कि आपको जर्मनी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। जर्मनी जी जी, खत्म कीजिए। हाँ। जर्मनी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया इस रूप में है कि लोग नहीं चाहते कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें कहे कि ये आपके लिए अनिवार्य है। लोगों को लगता है कि ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, और राजनेताओं में भी इस तरह की एक सोच है। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जर्मनी में कुछ तरह के कानून भी हैं जिसमें यह सलाह दी गई है कि सरकारों को नागरिकों के जीवन में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए, लेकिन साथ में कानूनी रूप से विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इस तरह का फरमान या इस तरह का वैक्सीन मैंडेट कानूनी रूप ले सकता है। मसलन मीजल्स के संदर्भ में, खसरा के संदर्भ में पिछले ही साल जर्मनी ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया था। तो इसका एक प्रेसिडेंस है
लेकिन लोकतांत्रिक रूप में अगर देखें जर्मनी जी को, तो इसके पीछे ज्यादा जोर केंद्र सरकार से तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल। और ये मुश्किल काम भी बहुत है, जैसे आपने कहा किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी के भी शरीर के ऊपर कोई कानून बनाना बहुत मुश्किल काम है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए बीरेश। तो जर्मनी की हमने बात की, लेकिन उससे अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की। अब खबरें आ रही हैं कि इजरायल ने बच्चों में टीका लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी चिंता ये रही कि जो चौथी वेव आ रही है उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है। ऐसे में इजरायल ने बच्चों पर 5 से 11 साल के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू कर दिया है। हमारे देश में भी इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि बच्चों को टीका लगाया जाए, और उम्मीद यही है कि जनवरी से उन बच्चों को टीका लगेगा जिनको कोई बीमारी है, और मार्च तक सभी बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सरिता शर्मा जुड़ गई हैं, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं PSRI अस्पताल से, और डॉक्टर प्रभात महेश्वरी हैं, जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं आर्टेमिस अस्पताल गुड़गांव से। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सरिता शर्मा, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। हम दूसरे देशों में लगातार देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर आंकड़े ज्यादा आते हुए नजर आए हैं, जो बाद की वेव्स आई हैं उनमें, और बच्चों को लेकर के चिंता हमारे देश में भी इसी वजह से ज्यादा होने लगी थी। टीका लगाना बच्चों के लिए ये कितना मुमकिन हो पाएगा, ये देखते हुए कि दूसरे देशों में थोड़ा माँ बाप के अंदर हिचकिचाहट अभी दिख रही है। इजरायल में भी माँ बाप अपने बच्चों को ले जाने के लिए उतनी आसानी से रजामंद नहीं हो रहे हैं। देखिए, अभी जो लहर जा रही है यूरोप में, उसमें ये देखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है, जो बच्चों की जो इन्फेक्शन के जितने भी परसेंटेज हैं, उसमें बच्चों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। इसका पहला और मुख्य कारण यह है कि वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों में बहुत ही कम हुआ है कंपेयर टू अडल्ट। पेरेंट्स को इस बात से बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, ये कोविड को और आगे बढ़ने से रोकने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और ये बच्चों में क्या है कि अभी हम स्कूल खोलने की भी बहुत सारी जगह स्कूल ओपन भी हो गए हैं, और इनफैक्ट कहीं कहीं पर वीक में 2 दिन या 3 दिन के लिए भी स्कूल ओपन हुए हैं। और ऐसे में अगर हम बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, और एंड इफ दे आर डेवलपिंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, तो स्प्रेड होने का, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का वहां पर बाकी बच्चों में, और एक बार जब वो इन्फेक्शन लेके घर आते हैं तो बाकी फैमिली मेंबर्स में इन्फेक्शन स्प्रेड होने के बहुत चांसेस हैं। तो पेरेंट्स को ये बात समझना होगा कि वैक्सीन की कोई, अभी जो हमारे पास डाटा आई है कोवैक्सीन की भारत बायोटेक की तरफ से, उसमें सेफ्टी एफिकेसी बहुत ही अच्छे परसेंटेज में आए हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वैक्सीन के लिए उन्हें आगे बढ़ के आना चाहिए, और बच्चों में वैक्सीनेशन बहुत ही जरूरी है, ये उन्हें लगाना चाहिए बच्चों में। जी डॉक्टर महेश्वरी, जो इजराइल का आंकड़ा हमें बता रहा है वो ये कि 5 से 11 साल के बच्चों में इस बार उनको अपनी इस वेव में ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। पहले हम ये मानते थे कि 5 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनमें प्रोटेक्शन है, उनको ज्यादा संक्रमण के चांसेस नहीं होते, तो ज्यादा उनमें गंभीर बीमारी के चांसेस नहीं होते। लेकिन संक्रमण के चांसेस क्या बच्चों में भी उतने ही हैं जितने बड़ों में, या अलग हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों में भी इन्फेक्शन का उतना ही रिस्क है। पहली बात तो ये है कि बच्चों में सीवियर डिजीज का चांस काफी कम होता है एज कंपेयर टू एडल्ट, और हम किसी और दूसरे देश से एकदम अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपना रिकॉर्ड देखें, अपना डेटा देखें लास्ट 1 ईयर का, तो इसको इन्फेक्टेड या एक्सपोज हो चुके हैं। तो उस वजह से जो हमारे यहाँ हैं बच्चों में एंटीबॉडीज लेवल भी, जो डेटा जो सीरो सर्वे किया था उसमें मिला है, तो हम ये कह दें कि हमारे यहाँ भी बच्चे उतने ही एट रिस्क हैं इस इन्फेक्शन से, वो ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, वैक्सीन के बारे में, बच्चों की वैक्सीन के बारे में हमें ये समझना चाहिए कि हम कोई जल्दबाजी ना करें इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बिकॉज अभी भी कोई भी वैक्सीन का फुल प्रूफ डेटा हमारे पास नहीं है। जो डेटा आया है वो ही कंपनियों का आया है जो वैक्सीन बना रही हैं। इसीलिए WHO ने भी अभी ये कहा है कि 12 ईयर से ऊपर वाले बच्चों में भी उन्हीं को ये दिया जा सकता है जिनको रिस्क है। दे हैव ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड अ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन।
और ऐसी कंट्री में जिसमें कि ऑलरेडी बच्चों को बहुत एक्सपोजर हो चुका है, वैक्सीन की सेफ्टी एंड लॉन्ग टर्म सेफ्टी जब तक पूरी तरह एस्टेब्लिश नहीं हो जाए, तो उसको एक मास वैक्सीनेशन के रूप में यूज करना कितना जायज होगा, वो एक क्वेश्चन है। इसीलिए सरकार ने अभी तक या DGCI ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो ये इमरजेंसी यूज की वैक्सीन है, दिस इज अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज। तो बच्चों में वैसी इमरजेंसी है क्या, तब हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये वैक्सीन देंगे, सबको देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें अपने देश की स्थिति को समझ के ये डिसाइड करना है। हम यूरोप की स्थिति को देख के हम अपने यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। भाई यूरोप में डेल्टा वेरिएंट पहले हुआ नहीं था, बच्चों को एक्सपोजर हुआ नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, हमें एक ब्रेक इस वक्त लेना पड़ेगा। लौटेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। दुनिया के कई देशों में टीकाकरण और खास तौर पर बच्चों के लिए भी टीकाकरण पर अब विचार हो रहा है। कई जगह इसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इजराइल में ऐसा देखा जा रहा है। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर सरिता शर्मा जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर प्रभात महेश्वरी, दोनों ही वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सरिता, बच्चों का ये जो टीकाकरण है, इसको लेकर के हमने देखा है कि कई देश में इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बच्चों के जो टीके की टेस्टिंग है वो हमारे देश में अभी किस स्टेज तक पहुंची है कि हमारे यहाँ भी इसका आगे क्रियान्वयन हो सके? देखिए, बच्चों में जो ट्रायल हुआ है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आ गई है। उसकी रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल बताना भी बहुत ही डिफिकल्ट है इस समय, कि लॉन्ग टर्म में इसका क्या सेफ्टी प्रोफाइल होगा बच्चों में, उसके लिए इट नीड्स अ गुड टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन। पर शॉर्ट टर्म जो है वो साइड इफेक्ट्स बहुत कम मिले हैं, जैसे कि तेज बुखार होना, पेन होना या एनाफाइलेक्सिस, इस तरह के जो रिपोर्ट्स है वो बहुत कम मिले हैं इस डॉक्यूमेंट्स में अभी। पर हाँ, लॉन्ग टर्म सेफ्टी भी जानना बहुत जरूरी है इसको फील्ड में लाने से पहले। जी डॉक्टर महेश्वरी, कई देशों में mRNA वैक्सीन बच्चों में देने की ज्यादा वो दिख रहे हैं चांसेस कि वहां पर उस पर फोकस ज्यादा दिख रहा है। क्या ऐसा कोई फर्क है mRNA वैक्सीन बच्चों में या हमारे पास जो वैक्सीन हैं उनका इस्तेमाल बच्चों में, कोई फर्क है दोनों में? दोनों वैक्सीन में फर्क है, पर उनकी एफिकेसी में क्या फर्क है ये तो डेटा से ही पता चलेगा। अभी जैसे पहले mRNA वैक्सीन जो वेस्टर्न कंट्रीज में लगा था, अब उसमें धीरे धीरे रिपोर्ट आ गया था कि पहले उनकी जितनी एफिकेसी लग रही थी एडल्ट पे, और डेल्टा वेरिएंट में शायद उतनी एफिकेशियस वो नहीं है। तो जो डेल्टा वेरिएंट आया है वो वैक्सीनेटेड लोगों में भी वो इन्फेक्शन हो गया है। तो इसी वजह से बच्चों में mRNA वैक्सीन या जो हमारे अवेलेबल वैक्सीन हैं, एक्स्ट्राजेनेका का या सीरम वाला या कोवैक्सीन, उनका कितना फर्क रहेगा एफिकेसी में वो बोलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो सारी की सारी डिजीज सीवियरिटी को कम करने में हेल्पफुल है। वो इन्फेक्शन को कम करने में उतनी इफेक्टिव नहीं रही है कि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से रोके। बच्चों में ऑलरेडी डिजीज सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जो अभी तक देखा गया है। इसी वजह से मास वैक्सीनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है अपनी कंट्री में। हम शायद फेज वाइज मैनर में शायद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो ज्यादा रिस्क पे हैं बच्चे उनको पहले वैक्सीन दिया जाए, फिर अगर सेफ्टी एस्टेब्लिश हो जाती है पूरी तरह, फिर मास वैक्सीनेशन के रूप में जाए। जी, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट आपने बताया है कि संक्रमण कम करने का चांसेस वो वैक्सीन से कम ही रहता है, और सबसे अच्छा तरीका मास्किंग, दूरी बनाए रखना और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो अपने बच्चों को यही सिखाएं कि वो इस बात का ख्याल रखें और जब वैक्सीन आती है तो उन्हें जरूर लगवाएं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।